हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके बुक्स में हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। यहाँ पे पहला सवाल जो आपकी किताब में है वो है, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। आंसर 1, गांधी जी इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को बहुत सारे लोग बापू या राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है उनके लिए वो जाने जाते हैं। ही वॉज अ ट्रू एडवोकेट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो सच्चाई और अहिंसा के सच्चे भक्त थे। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज़ अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑनेस्ट सोल। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो एक बताता है कि वो कितने ईमानदार थे। पार्ट ए, क्वेश्चन 2, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी ने हमारे किसानों के लिए जो बिहार में है उनके लिए क्या किया था। द फार्मर्स ऑफ बिहार वो फोर्स टू यील्ड इंडिगो ऑन द 15% ऑफ द लैंड। जो हमारे जो फार्मर्स थे, जो किसान थे बिहार के, उनको फोर्स यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया था कि वो अपने लैंड में 15% जो लैंड है उनकी, वो उसमें इंडिगो जो क्रॉप है उसकी कल्टीवेशन करें एंड हैज़ टू सबमिट द एंटायर इंडिगो क्रॉप एज अ रेंट। और जितनी भी उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो उन्हें एज अ रेंट देना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी जी वेंट देयर टू फाइट फॉर द पुअर फार्मर्स। और गांधी जी को जब ये पता चला तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने फाइट की गरीब किसानों के लिए। गांधी जी प्रेजेंटेड द एविडेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। और उन्होंने पूरे सबूत इकट्ठा किए फार्मर्स के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर। द डिसीजन वॉज इन फेवर ऑफ द फार्मर्स। और जो सबूतें उन्होंने कोर्ट के सामने पेश की वो जो फैसला था वो फार्मर्स के हक में हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रायम्फ, ये फर्स्ट जीत थी ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। ये सिविल डिसोबीडियंस यानी कि उन्होंने सिविल मतलब उनकी ये पहली जीत थी जो उन्होंने अपने सामाजिक तौर पर जो उन्होंने अगेंस्ट गए, अपनी सरकार के खिलाफ उनकी ये पहली जीत थी। पार्ट ए, क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर 3, इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये सबसे पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारे देश की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ द रोमन, ग्रीक, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और इंडियन सिविलाइजेशन ने ही फॉल ऑफ द रोमन यानी कि रोम की जो सभ्यता है उसके गिरते हुए देखा है, ग्रीक की सभ्यता को ख़त्म होते हुए देखा है, इजिप्ट की सभ्यता को ख़त्म होते हुए देखा है। इंडियन सिविलाइजेशन पुट्स एम्फेसिस ऑन द मोड ऑफ कंडक्ट विच कम्स फ्रॉम द एजुकेशन एंड द सोसाइटी इन विच अ मैन लिव्स। और हमारी जो सभ्यता है वो चीज़ हमें सिखाती है जो हमारे एजुकेशन जो हमें अपने इंडियन सिविलाइजेशन पुट एम्फेसिस ऑन द मोड ऑफ कंडक्ट। हमारी जो सभ्यता है वो हमें कहाँ से हमें सीखने को मिलती है, जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा है, और एंड द सोसाइटी इन विच अ मैन लिव्स। और जो सोसाइटी में जो एक लोग अपने आसपास जो रहते हैं वो जो उनसे सीखते हैं वो हमारी सभ्यता है। कल्चर इंक्लूड्स आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कल्चर यानी हमारी संस्कृति क्या, हमारी आर्ट, हमारी जो टैलेंट है, जो हमारे जो पूर्वजों की जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारी संस्कृति हमें आर्ट के तौर पे जो सिखाई है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, लिटरेचर, हमारी कस्टम, ट्रेडिशन और हमारी रिलीजियस बिलीफ यानी हमारी धार्मिक मान्यता। इट टीचर्स द लेसन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यानी ये हमें क्या सिखाती है कि हम सादा ज़िंदगी जिएं और ऊंचा सोचें। Therefore, a true Indian must have control over his physical needs. तो जो एक सच्चा जो एक नागरिक होगा, जो एक इंडियन होगा, जो एक भारतीय होगा, उसको पता होना चाहिए कि उसे अपने फिजिकल नीड्स को कैसे कंट्रोल रखना है, ताकि सो दैट देयर कैन बी नथिंग टू हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ताकि कोई भी चीज़
उसे ना रोके जब वो किसी अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए जब वो अपने आप को दे, तो कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं आए। अगर उसके पास वक्त ना हो तो वो वक्त निकालना भी जाने इंसानियत के लिए, ताकि जो है वो लोगों के काम आ सके। पार्ट ए, क्वेश्चन 4, what do our holy scriptures tell us about universal human values? हमारी जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारी धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स है हमारी, वो हमें क्या सिखाती है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में? आंसर 4, our holy scriptures tell us the real meaning of life. ये हमें हमारी असल मकसद हमें बताती है हमारी ज़िंदगी का। They teach us to be truthful, हमें सच्चा होने के लिए कहती है। काइंड, यानी हम लोगों पर रहम करें। एंड सिंपैथेटिक टू ऑल। दिस इज़ वाई आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट डेवलप ऑन मटेरियल लाइन। यही कारण है जो हमारे जो पूर्वज थे वो मटेरियल लाइन पे नहीं गए, यानी कि सिर्फ अनइन्वेंटेड मशीनरी, सिर्फ मतलब इन्वेंट करना, सिर्फ आगे भागना, कैसे आगे भागना, तरक्की करने, सिर्फ इसके पीछे नहीं भागे। दे डेवलप्ड ऑन स्पिरिचुअल लाइन। वो स्पिरिचुअल यानी कि खुद को भगवान से जोड़ने की ज़्यादा उनके पीछे उन्होंने मेहनत किया। एंड मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। और उन्होंने बहुत सारी यानी कि कैसे जुड़ना है, कैसे हमें इंसानियत को और आगे फैलाना है, कैसे क्या करना है, उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने खोज किया। आवर स्क्रिप्चर्स टेल अस टू रिस्पेक्ट द हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। और हमारी जो स्क्रिप्चर्स है वो हमें क्या सिखाती, जो लाइफ की जो सबसे ऊंची, जो हमें जो कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, उसको हमें वैल्यू देने के लिए सिखाया है। लाइक लव, जैसे कि मोहब्बत, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम्बलनेस, कि हम झुके रहें, हमारे अंदर हम्बलनेस हो, और रिलीजन एक्सेट्रा, और हम अपने धर्म को भी मान्यता दें। B1.1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो जो आपको सेंटेंस आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है इसमें, पार्ट ए है, पॉइंट ए, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया की शान क्या है कि वो इमूवेबल है, यानी कि कोई चीज़ उसे हटा नहीं सकती, कोई चीज़ उसके रास्ते से उसे हटा नहीं सकती। पॉइंट बी, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। हमारे पास क्या चार्ज लगता है, क्या इल्ज़ाम लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट यानी कि किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते, कोई चीज़ सीखते नहीं, और स्टॉलिड यानी कि अपनी जो चीज़ है वो उस पर फिक्स्ड है, आगे कुछ और तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं। पॉइंट सी, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। वी डेयर नॉट चेंज, हम क्या नहीं हिम्मत करते चेंज करने का, वी हैव टेस्टेड, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट कर चुका है, एंड फाउंड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, और हमारे जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने हमें सिखाया है कि जब हम बदलते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। पॉइंट डी, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज दे न्यू दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि क्योंकि जो खुशी है वो सिर्फ मेंटल, अगर हम चाहें तो हम खुश हो सकते हैं, कोई चीज़ से हमें खुशी नहीं मिलती, तो ये चीज़ हमारे पूर्वज जानते थे। पॉइंट ई, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो फोर फादर्स थे यानी हमारे, तो उन्होंने इन्वेंट क्यों नहीं की मशीनरी, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड लूज आवर मॉरल फाइबर। वो जानते थे कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा ध्यान दें और अपना दिल और दिमाग इन्हीं चीज़ों पे लगा दें, तो हम जो है इनके गुलाम बन जाएंगे और अपनी मॉरल फाइबर यानी अपनी जो ताकत है उसे खो देंगे। B1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पे शॉर्ट में आंसर्स है। हाउ, क्वेश्चन नंबर B1, क्वेश्चन 1, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडियन की जो सभ्यता है वो यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है। आंसर 1, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मैनी ग्राउंड्स। बहुत सारे जगह पे इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन अलग है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया ना, लव, रिस्पेक्ट, ट्रूथफुल, रिलीजन, ये सब के पीछे हम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट प्रमोट्स स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीफ ऑन गॉड। ये हमें भगवान के प्रति जो है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, इसके पीछे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम इसके पीछे ज़्यादा
अपना वक्त दे सकें, अपना समय दे सकें अपनी ज़िंदगी में। कॉन्ट्रारी टू दिस द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म। और यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, वो सिर्फ मटीरियल यानी सिर्फ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। इट टेंड्स टू सेटिस्फाई मैन्स फिजिकल नीड्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ गॉडलेस सोसाइटी। यानी कि सिर्फ लोगों पर को जो है ना, क्या कहते हैं ना कि ये सिर्फ लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। जितनी ज़रूरतें पूरी होती हैं ना, लोग उतना ही भगवान से दूर होते जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें बता रहे हैं कि जितना हमारी जो है ना ज़रूरतें पूरी होंगी ना, हम उतने भगवान से दूर जाएंगे। और हमारे अगर जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी और वो हमारे सामने ना हो, तो हम तभी भगवान से इसकी प्रार्थना करेंगे। पर यूरोपियन सिविलाइजेशन भगवान पे बिलीव ही नहीं करते, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए वो जो है भगवान से बहुत दूर हैं। B1 क्वेश्चन 2, वाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने ये क्यों कहा कि माइंड जो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह, ये एक वो पंछी की तरह जो एक जगह नहीं टिकती। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस करके रखी है। आंसर 2, गांधी जी कॉल्स माइंड अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स डिससैटिस्फाइड। गांधी जी ने इसलिए कहा है कि जितना हमें मिलता है हम उससे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम कभी संतुष्ट नहीं होते। A man works throughout his life to fulfill his desires। एक इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी काम करता है सिर्फ अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को। However, desires are never ending। सबसे बड़ी बात वही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो नेवर एंडिंग, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। Therefore, the mind remains restless all the time। इसीलिए जो है हमारा मन कभी शांति नहीं होता। B1 क्वेश्चन 3, Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures। हमारे जो पूर्वज थे हमें क्यों लग्जरीज और प्लेजर्स के पीछे क्यों नहीं भागने के लिए देते थे, वो हमें इन चीज़ों से दूर क्यों रखते थे। Did they do the right thing, क्या उन्होंने हमारे लिए सही चीज़ किया। आंसर 3, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures because they knew that physical needs always remain unsatisfied। क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमें कभी हमारी पूरी भी नहीं होगी और ना हम कभी उससे संतुष्ट हो सकते हैं। There is no need to waste our energies after luxuries and physical pleasures। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है हम अपनी जो एनर्जी है वो इन चीज़ों पे वेस्ट करें। Our ancestors knew that if they ran after such things, the world, they would barter away the permanent good for a momentary pleasure। तो उन्हें ये चीज़ पता था कि अगर वो इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो वो अपने वो उनकी जो खुशी है ना वो खो देंगे, और एक कुछ पल की जो राहत है ना सिर्फ उसी को वो पा सकेंगे। वो अपने मन के सुकून को खो देंगे और कुछ पल की खुशी को वो सिर्फ हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो जानते थे। B1 क्वेश्चन 4, Why according to Gandhi have we stuck with the same kind of fluff as existed thousands of years ago? Should we do the same thing even today? गांधी जी के मुताबिक हम लोग वही पुरानी जो हमारी जो तरीके थे प्लफिंग करने के, खेती करने के, हम जो हज़ारों साल पहले, हम आज भी उसी पर ही क्यों हैं, उसी चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें आज भी वही चीज़ करनी चाहिए। आंसर 4, आवर एंसेस्टर्स हैव स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लफ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी आज भी जो है उसी तरीके से खेती कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। बिकॉज दे न्यू द इल इफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न डिस्कवरीज, क्योंकि उन्हें पता था कि जो नई इन्वेंशंस है, जो नए मशीन्स है, उसकी कितनी बुराइयां भी हैं, उसके कितने नुकसान भी हैं। दैट मेक द लाइफ लग्जरियस, जो हमारी लाइफ को लग्जरियस तो बनाते हैं, मतलब आराम तो देते हैं हमें, पर उसके साथ साथ हमारे नुकसान भी बहुत करते हैं। मैन हैज़ बिकम अ स्लेव टू दीज मशीन्स, और इंसान जो है ना वो आज इन मशीनों के गुलाम बन गए हैं। दे हैड केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यूजलेस कॉम्पिटिशन, और वो अपने आप को हमेशा, हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप को ये यूजलेस जो कॉम्पिटिशन जिसका कोई मायने मतलब नहीं है, ऐसी कॉम्पिटिशन से वो खुद को दूर रखते थे। टुडे इंडियंस स्टार्टेड यूजिंग द मॉडर्न मशीन्स, पर आज के जो हमारे जो देशवासी हैं वो आज यूज़ कर रहे हैं ये सारे मॉडर्न मशीन्स को इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर वी मस्ट नो वेयर टू स्टॉप, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। इसके बाद अगर हम उसकी आदी बन रहे तो हमें वहाँ रुक जाना है। B1 क्वेश्चन 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़। हमारे जो
एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लार्ज सिटीज़ को, यानी बड़े बड़े जो शहर है उसको कैसे देखते थे। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वो छोटे छोटे गाँव में ही क्यों संतुष्ट थे, क्यों खुश थे। Our ancestors were of the opinion that large cities were used to be a big trap. हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, वो उनका ये मानना था कि जो बड़ी बड़ी जो शहरें होती हैं ना, वो एक ट्रैप है, वो एक जाल है और एक बर्डन है, एक बहुत बड़ा बोझ है इंसानों पर। उनकी लाइफस्टाइल को जीना, उनके तौर तरीके से रहना, जो शहर के लोग रहते हैं वैसे अपने आप को ढालना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, compete करना, हर चीज़ में हर आगे बढ़ना, ये एक इंसान को एक बहुत बड़ा बोझ दे देती है, दिमाग कभी संतुष्ट नहीं रखती है। दे बिलीव्ड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, उनको ये पता था कि लोग वहाँ खुश नहीं रहेंगे। देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ रॉबर्स एंड थीव्स एंड द रिच वुड रॉब द पुअर। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि गैंग्स ऑफ, यानी कि ये नहीं सोचिए कि रॉबर और थीव यानी कि वो चोर और वो डाकू होंगे, नहीं, वो उन चोरों की बात कर रहे हैं जो अमीरों की शक्ल में आएंगे और गरीबों को लूटेंगे। अपनी महंगी महंगी चीज़ गरीबों को, सस्ती सस्ती चीज़ जो है अपनी महंगी करके गरीबों को बेचेंगे। ये आप हमेशा याद रखिए, जो आज हमारे साथ हो रहा है। करप्शन विल मेक द लाइफ ऑफ द पुअर मिजरेबल। करप्शन यानी भ्रष्टाचार जो है, जो आज एक क्या कहते हैं इसे, आज हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा, जो हमारे देश को भ्रष्टाचार हमारे देश को ख़त्म कर रहा है, और वो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो गरीब जिसको झेल नहीं पाता, आज बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में हैं, वो बेफजूल के बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ के पैसे मांगते हैं। करप्शन तो इसे ही कहते हैं, जिससे गरीब बेचारे जो नहीं कर पाते, जो नहीं पूरा कर पाते, वो उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। विलेज लाइफ इज सिंपल एंड ऑनेस्ट। वो विलेज का लाइफ जो कह रहे हैं वो मतलब, क्योंकि गांव के लोगों को ना ज़्यादा कोई चीज़ का शौक होता है, ना ज़्यादा कोई चीज़ में आगे बढ़ना है, वो सिंपल लाइफ है, ऑनेस्ट, ईमानदारी है इन कंपैरिजन टू सिटी लाइफ। पीपल आर नॉट एज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एज दोज इन बिग सिटीज़। और वहाँ के लोग इतने भी सेल्फिश नहीं हैं, गांव के लोग इतने भी ज़्यादा स्वार्थी नहीं है और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते जैसे कि बड़े बड़े शहरों में हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ वाई आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो फोरफादर्स थे, वो छोटे छोटे गाँव में अपने आप को खुश रखते थे और खुश भी रहते थे। क्वेश्चन 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। कैसे वो, मतलब एक पूरी घरेलू जो ज़िंदगी होती है ना, उसे कैसे वो एंजॉय करते थे, कैसे खुश रहते थे उसमें। आंसर 6, ड्यूरिंग दोज डेज आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे उस ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पूरा घरेलू ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। एज एवरीवन फॉलोड देयर ऑक्यूपेशन ऑनेस्टली, क्योंकि हर आदमी अपने अपने ऑक्यूपेशन को ईमानदारी से निभाता था, किसी को किसी से जलन नहीं था, किसी को किसी से आगे नहीं बढ़ना था। देयर वर डॉक्टर्स एंड लॉयर्स अमंग देम। उस ज़माने में भी डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, बट दे डिड नॉट रॉब पीपल। पर वो लोगों को लूटते नहीं थे, रादर दे वर डिपेंडेड ऑन देम। पर वो जो है ना, वो लोगों पर डिपेंडेंट थे कि अगर वो लोग आएंगे तो इससे वो उनकी सेवा कर सकेंगे और उनको कुछ उनकी रोजगारी भी चल सकेगी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। और जो कॉमन जो लोग थे, जिनके अपनी ऑक्यूपेशन थी, अपनी काम थी, चाहे वो खेती का हो या चाहे कोई मिट्टी बनाना हो या कोई भी काम हो, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और अपने जो खेती की जो ऑक्यूपेशन होती है ना, खेती के काम में, वो उसी में सुबह से लेके शाम तक वो व्यस्त रहते थे। दे एंजॉयड द ट्रू होम रूल। वो पूरा घरेलू ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, यानी कि ऐसा नहीं कि हर एक दो 4 महीने में घर से बाहर हैं या अपने गांव से बाहर, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी खेती ही ऐसा एक ऑक्यूपेशन है जहां आपको दिन पूरा सुबह से लेके शाम तक आपको मेहनत करना होगा, एवरी डे मेहनत करना होगा। तो इसीलिए B2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब B2 के जो कुछ है क्वेश्चंस, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब जो हमारे लेखक है उनके हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि मॉडर्न सभ्यता क्या है। आंसर 1,
गांधी जी स्टेट दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। हमारे अंदर जो जानवर है ना, हम उसकी पूजा करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो चीज़, जो हमारी बुराइयां हैं ना, उनको जो पूछते हैं, उससे मॉडर्न सिविलाइजेशन को पार्ट बता रहे हैं गांधी जी। इट लीड्स अस अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड डिवाइन लाइफ। ये हमें खुदा से और हमारे अंदर की आत्मा जो शक्ति, मतलब हमारे अंदर की जो हमारी आत्मा है, उनसे हम दूर हो जाते हैं, यानी हम खुदा से, भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। एंड डिवाइन लाइफ जिसे कहते हैं, भगवान तक पहुंचना। ही ऑल्सो believes that if we follow it, it will only bring disaster and destruction for us। और हमें सिर्फ, अगर हम इसी चीज़ को मानते रहेंगे तो ये एक ना एक दिन हमें ख़त्म कर देगी ये चीज़, यानी कि हमें आगे तो बढ़ने देगी, पर अंदर से हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सुकून, हमारी शांति सब खत्म हो जाएगी। B2 question 2 what did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization। और वो अपने जो देश के लोगों को कैसे जो है क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सबक मतलब दे के जा रहे हैं कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आज की जो मॉडर्न सभ्यता है उससे कैसे डील करना है। The author is of the opinion that we the Indians should stay away from the Western civilization। और आज हमारे जो ऑथर है, जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी, वो हमें कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि फॉरेन कल्चर्स को से बहुत दूर रहना है एट ऑल कॉस्ट। हर जितनी भी हमें कोशिश करनी है, हमें फॉरेन कल्चर से दूर रहना है। इंडिया इज़ अ प्लेस नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जो देश है, भारत है, वो अपने स्पिरिचुअल, यानी कि यहाँ पे लोग भगवान से जुड़ने के लिए आते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ से भगवान से दूर कैसे हो सकते हैं। हमारी ये जो स्पेशलिटी है, यानी हमारे अंदर ये जो सबसे बड़ी बात है, वो हम नहीं खो सकते, हमें नहीं खोना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नॉट प्रॉपर फॉर अस टू फॉलो अ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हम उस चीज़ को उस रास्ते पे चले जो हमें मटेरियलिज्म को पाना नहीं है। हम उस रास्ते पे हमें नहीं चलना है। मटेरियलिज्म यानी कि वो चीज़ जो हमें सिर्फ वक्त के लिहाज से हमें खुशी दे सकती है, हमारे ज़िंदगी को संतुष्ट नहीं बना सकती। जैसे आप मशीन्स की बात करें या भी सब की बात करें, ये हमें सिर्फ वक्ती लिहाज से खुशी दे सकती है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, एक फ़ोन, जैसे अगर हमें एक फ़ोन चाहिए होता है तो हमें बहुत नया फ़ोन आता है तो हमें बहुत बेचैनी होती है कि हम बस कैसे उसे ले लें। पर जब हम एक बार उसे ले लेते हैं तो वो खुशी हमारी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, फिर हमें दूसरी फ़ोन की चाहत होती है। तो यही है मटेरियलिज्म का सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा नुकसान है जो। B2 क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या है सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे जो अलग। आंसर 3 मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, जो मैंने आपको कहा, विच फोकसेस ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट, जो सिर्फ ह्यूमन की जो वांट्स है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर रही है। आज छोटा फ़ोन, कल बड़ा फ़ोन, कल ये वो, हर दिन आप देखिएगा कंपटीशन कितना ज़्यादा है। द वर्शिपर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन लैक इन हैविंग फेथ इन द डिवाइन पावर। ये बात सही है, जो लोग सिर्फ मटीरियल पावर को गेन करना चाहते हैं ना, आप कहीं भी देख लीजिए दुनिया में किसी भी जगह में, वो लोग भगवान से बहुत दूर हो चुके हैं आज के डेट में। द सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस मॉडल इज़ अ गॉडलेस सोसाइटी। और इस नींव पर, इस बुनियाद पर अगर कोई भी सोसाइटी बनी है तो वो गॉडलेस है, यानी कि उसमें भगवान का कहीं भी नामो निशान नहीं है। B2 क्वेश्चन 4 द ऑथर परसीव डेंजर फॉर मॉडर्न इन्वेंशन। हाउ, कैसे वो समझ गए हैं कि जो हमारे जो मॉडर्न इन्वेंशन है वो हमारे लिए डेंजर है। आंसर 4 द मॉडर्न इन्वेंशंस मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमारे जो मॉडर्न जो इन्वेंशंस है वो हमारी लाइफ को बहुत आरामदायक तो बनाती हैं। हाउ एवर ओवर डिपेंडेंस ऑन दीज इन्वेंशंस लीड्स टू अ लाइफ बेस्ड ऑन लग्जरी। पर इस चीज़ों पर निर्भर रहना ना, जो हमारी जो लाइफ को लग्जरी बनाती है, ये ओवर डिपेंडेंस है। मॉडर्न मैन हैज़ बिकम स्लेव टू दीज मॉडर्न इन्वेंशंस, और हम इसके गुलाम बन चुके हैं। ही कैन नॉट थिंक अबाउट अ डे ऑफ हिज लाइफ विदाउट दीज थिंग्स। बात सही है, हम एक दिन भी नहीं सोच सकते इन मशीनों के बगैर। मैं आपको छोटा सा मिसाल देती हूँ, अगर आपको बाइक चलाने की आदत है तो आप बिना बाइक के आप सोच नहीं सकते कि आप कहीं जा सकते हैं। आप उसके गुलाम बन चुके हैं, ये चीज़ को आप महसूस नहीं कर रहे हैं।
इन दिस वे द मैन हैज़ लॉस्ट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, इसीलिए आप अपनी फिजिकल यानी कि जो आपकी जो शक्ति है आप उसे खो चुके हैं। अब आप पैदल नहीं चल सकते, आप बाइक के अब गुलाम हो गए। बाइक अब रहेगी तो आप कहीं जा सकते हैं। ये बात मेरे बहुत सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। और एक फ़ोन, आप किसी भी और मिसाल आप जैसे मैं लड़कियों के लिए कह दूँ, जैसे लड़के अगर बाइक को अपना एक वो बना लिए, गुलाम बन गए, तो हम लड़कियां भी तो फ़ोन की गुलाम बन गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम गुलाम बन गए। अगर आज हमारे घर पे मिक्सर ग्राइंडर ना हो तो हम मसाला नहीं पीस सकते क्योंकि हम उसके गुलाम बन गए हैं। तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। B2 क्वेश्चन 5, व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म? मटेरियलिज्म के छोड़ के उसने हमारे जो लेखक हैं क्या किस दूसरी चीज़ के बारे में वो कह रहे हैं जो सही है? द ऑथर बीइंग अ डिवोटेड लवर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। वो स्पिरिचुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मटेरियलिज्म को नहीं। ही सेज दैट मटेरियल लाइफ इज ट्रांजिएंट। वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजिएंट मतलब एक बुलबुला सा है, आज है कल नहीं, कल ख़त्म हो जाएगा। वाइल स्पिरिचुअल लाइफ इज लीड टू डिविनिटी एंड इट इज़ परमानेंट, और ये परमानेंट है, ये ख़त्म नहीं होगा। आज भी हमारे साथ रहेगा और हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा, हमारे अच्छे कर्म बन के। क्वेश्चन 6, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ पर निर्भर है? आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेल्फ डिपेंडेंट, और हमारा जो सिविलाइजेशन है ना वो हमें खुद पर आत्मनिर्भर बनने को कहता है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये तो हमें सबको पता है कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। इफ़ वी इंडल्ज इन आवर पैशंस आवर डिजायर्स ग्रेजुअली इंक्रीज, और हम सिर्फ अपने पैशन यानी कि अगर हमें कोई चीज़ पाना है और सिर्फ हम उस पर फोकस करेंगे ना तो ये इंक्रीज, एंड इफ़ इट इज़ फुलफिल्ड, अगर ये हम पा भी लेते हैं देयर इज़ अ न्यू क्रेविंग, पर हमारे अंदर एक नया एक चाहत आ जाता है। जैसे मैं आपको कहा ना, एक फ़ोन अगर मुझे लेना है, वो फ़ोन अगर मुझे मिल जाता है ना तो मैं संतुष्ट नहीं हो जाती हूँ, मुझे फिर दूसरा उससे अच्छा फ़ोन चाहिए होता है जो उससे मॉडर्न अपडेटेड होगा। विच डज नॉट अलाउ अस टू बी हैप्पी, जो हमें खुश नहीं रहने देता है, एंड सेटिस्फाइड, और ना हम संतुष्ट रह सकते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन द रियल हैप्पीनेस वी शुड डेवलप कंटेंटमेंट, यानी कि अगर हमें वाकई ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें अपनी ख्वाहिशों को कम करना होगा और हर चीज़ों में खुशी ढूंढनी होगी, कंटेंटमेंट होना हो, यानी कि माइंड को सेटिस्फाइड रखना होगा। क्वेश्चन 7, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सिविलाइजेशन आखिर है क्या, सभ्यता हमारी है क्या? आंसर 7, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द ऑब्जर्वेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मोरालिटी, यानी कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ना, हमारे जो हम जिस चीज़ को मानते हैं उस चीज़ के ऊपर है। फॉर दिस वी हैव टू कंट्रोल आवर यूजलेस पैशन, तो हम इस चीज़ को पाने के लिए यानी कि अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए हमें हमारी जो यूजलेस जो पैशन है ना कि हमें ये चाहिए, उस चीज़ों को हमें कम करना होगा। दिस कैन बी डन बाय कंट्रोलिंग आवर माइंड, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने दिमाग से खुद को कंट्रोल करें। दिस इज द ओनली वे टू लीड अ सेटिस्फाइड लाइफ, यही एक तरीका है जब हम एक संतुष्ट भरी जिंदगी जी सकते हैं, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं तक ही एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.